नमस्कार, स्वागत है आपका टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड में। यदि आपने टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब टीडब्ल्यूसी जीएस वर्ल्ड। आज हम अपनी यूनिट नंबर 6 के तहत, जो हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के तहत चल रही है, उसका हम उसमें देखेंगे कि पंजाब किस तरीके से अस्तित्व में आया, इसमें कितने गुरुओं ने अपना विकास किया और सिख युद्ध कितने हुए। उसके बाद में बंदा बहादुर का क्या रोल रहा और साथ साथ रणजीत सिंह का क्या रोल रहा। तो हमें आज अब पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हमने पीछे के पार्ट्स में बंगाल को पढ़ा है, बंगाल के साथ साथ अवध को पढ़ा है, अवध के साथ किसको पढ़ा हमने, मराठा को पढ़ा, मराठा साम्राज्य को, और उसके साथ साथ मैसूर साम्राज्य को भी हमने पढ़ा। इनके बारे में यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो पीछे की वीडियो में देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी उनका दिया हुआ है, तो उन्हें भी वहां से आप देख सकते हैं। तो आज हम यूज करेंगे, आज हम पहली बार देखेंगे कि पंजाब में कितने सिख धर्म गुरु हुए। और यदि सिख धर्म गुरु 10 हुए तो कौन कौन से हुए, उनका क्रम भी देखेंगे, किस किस ने क्या क्या योगदान दिया वो भी यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो वीडियो होगी ये आपकी यूपीपीएससी, यूपीएससी, पीओ, आरओ, एआरओ और एसएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूजफुल होगी ये आपकी। तो लेवल इसका थोड़ा सा हाई रहेगा, ये ध्यान रखना आप। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 6। अब देखो, पंजाब में जो गुरु बने वो कितने बने थे, तो टोटल जो सिख धर्म में गुरु हुए, वे टोटल गुरु हुए थे 10। और जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक। उसके बाद में गुरु नानक के बाद में जो अगले गुरु बनेंगे वो बनेंगे गुरु अंगद। उसके बाद में गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद में बनेंगे हरगोविंद, हर राय, हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, और अंतिम और 10वें जो गुरु होंगे आपके वो होंगे गुरु गोविंद सिंह। ये आप ध्यान रखेंगे कि 10 के 10 गुरु किस प्रकार से चलेंगे। तो हमें इनके बारे में पढ़ना है पहले, पंजाब को लेकर। और उसके बाद में जैसे कि बंदा बहादुर के बारे में पढ़ना है, रणजीत सिंह के बारे में पढ़ना है, खड़क सिंह, नैनिहाल, शेर सिंह, रानी जिंद और दिलीप सिंह के बारे में पढ़ना है। देखो, मेनली तो हमें पढ़ना तो जो है जो सिखों के 10 गुरु हैं उनके बारे में, बंदा बहादुर और रणजीत सिंह, तथा दो आंगल सिख युद्ध होंगे। एक तो 1885 1845 से 1846 तक चलेगा, दूसरा चलेगा 1848 से 1849 के बीच। तो यही देखने हैं। बाकी ये जो होंगे खड़क सिंह, नैनिहाल सिंह, शेर सिंह, रानी जिंद, दिलीप सिंह, ये सब एक तरीके से कमजोर शासक की श्रेणी में आते हैं। तो ये कमजोर शासक होंगे, तो इनके बारे में इतना कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन नॉर्मल जानकारी जरूर रखेंगे इनके बारे में, क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है ये किससे संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं हम पंजाब में गुरुओं से। तो सिख धर्म के जो पहले गुरु हुए वो होते गुरु नानक। और जो गुरु नानक का जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। मतलब पूरी डेट यदि देखें तो 15 अप्रैल 1469 को सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक का जन्म हुआ। कहाँ हुआ, तो तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और तलवंडी कहाँ है जी, तलवंडी है वर्तमान पाकिस्तान। तलवंडी वर्तमान पाकिस्तान में है आपकी। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। इनके पिता का नाम कल्याण चंद या मेहता कालू था, और माता का नाम जो था वो तिरसा था। ये आप थोड़ा ध्यान रखना चाहें रख सकते हैं, वरना कोई ऐसी खास खास जरूरत नहीं है इनकी। नानक के जन्म के बाद तलवंडी का नाम क्या पड़ गया, ननकाना पड़ गया। वर्तमान में यह जगह पाकिस्तान में है। इनका विवाह जो हुआ था वो सुलक्षणी नामी देवी से कन्या से हुआ था, सुलक्षणी देवी से हुआ था। इनके दो पुत्र हुए, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद। अब क्या हुआ, देखो आगे जो बना, वो करतारपुर की स्थापना जो करेंगे वो गुरु नानक ही करेंगे। तो गुरु नानक ने किस शहर को बसाया था, तो गुरु नानक ने करतारपुर नामक शहर को बसाया था, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये फिलहाल ये पाकिस्तान में। इसी स्थान पर 1539 ईस्वी में गुरु नानक जी का देहांत भी हुआ था। अर्थात करतार सिंह या करतारपुर नामक स्थान पर किस धर्म गुरु की मृत्यु हुई थी, तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी यहीं पर। और आध्यात्मिक ज्ञान की पूरा प्राप्ति जो इन्हें हुई थी वो हुई थी कार्तिक पूर्णिमा के दिन। कब, 1496 ईस्वी में। इसी वजह से क्या कहा जाता है, देखो आध्यात्मिक ज्ञान की जब इन्हें प्राप्ति हुई कार्तिक पूर्णिमा को, तो सिख धर्म में जो कार्तिक पूर्णिमा है वो बहुत अहमियत रखती है। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व है, पूर्णिमा। तो इसलिए सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ज्यादा माना जाता है। इन्होंने चीजें स्थापित की थी, संगत और पंगत। संगत का मतलब और पंगत का मतलब, संगत का मतलब होता है कि एक तरीके से धर्मशाला,
धर्मशाला मतलब व्यक्तियों के रहने के स्थान को क्या कहते हैं? धर्मशाला। और पंगत, पंगत का अर्थ है लंगर। लंगर का अर्थ एक तरीके से आप देसी भाषा में ऐसे समझ लो, जैसे लोग बाग कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, कांवड़ के लिए जाते हैं, उसमें क्या होता है? भंडारे रखते हैं, जगह जगह आपको भंडारे मिलते हैं। तो इन्हीं भंडारों को क्या कहा गया? लंगर कहा गया। तो सिख धर्म में इन भंडारों को क्या कहा गया है? लंगर प्रथा के नाम से जाना गया। और जहां पर ये रुकते थे उसको संगत, उसको धर्मशाला के नाम से जाना गया, उसको संगत कहा गया। और संगत को ही क्या कहते हैं? धर्मशाला। धर्मशाला कहते हैं रहने के, रुकने के स्थान को ही धर्मशाला कहा जाता है। फिर अगले जो गुरु बनेंगे वो बनेंगे गुरु अंगद देव। अब देखो, ये सिखों के दूसरे गुरु होंगे। कब से कब तक? 1539 से 52 तक इनका समय काल रहेगा। अब देखो, गुरु नानक के 2 पुत्र थे, जबकि गुरु नानक ने अपने दोनों पुत्रों में से किसी को भी उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, जबकि उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? अपना गुरु अंगद को। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सीधा सा था कि वंशवाद नहीं था, वंशवाद नहीं था। अर्थात जो पद था, गुरु का जो पद था वो आनुवंशिक नहीं था। इसका मतलब, इसका मतलब सीधा सा है कि यदि पद आनुवंशिक नहीं है तो किसी योग्य व्यक्ति को ही क्या मिलेगा? अगला पद मिलने वाला है। तो इसका मतलब जो गुरु नानक ने माना योग्य, अपने के आप स्वयं के बाद में जो योग्य माना वो अंगद को माना। इसी वजह से जो सिख धर्म के दूसरे गुरु होंगे वो गुरु अंगद देव ही बनेंगे। इनका जन्म फिरोजपुर पंजाब में हुआ था और 31 मार्च 1504 को हुआ था। इनके पिता का नाम फेरू जी था। पेशे से ये व्यापारी थे। इनकी माता का नाम रामो था और इन्हें लहणी जी के नाम से भी जाना जाता था। किसको? गुरु अंगद के। और अंगद ने, देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अंगद ने पंजाबी लिपि, अर्थात पंजाबी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि का विकास किया था। अर्थात गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन थे? तो गुरु अंगद ही थे। इनका विवाह खीवी नामक महिला से हुआ। इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। जो पुत्र थे वो दासू और दातू थे। और जो 2 पुत्रियां थी वो थी अमरो और अनोखी। तो पुत्र वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इतना ध्यान रखना है, अंदाजा लेना है कि हाँ इनका परिवार कितना था। ये लगभग 7 साल तक गुरु नानक देव के साथ रहे और फिर सिख पंथ की गद्दी संभाली। वह सितंबर 1539 से 1500 मार्च 1552 तक गद्दी पर आसीन रहे। गुरु अंगद जी ने जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा को स्थायी रूप से बना दिया। जो लंगर थी, जो भंडारा होता था, उसको क्या कर दिया इन्होंने? स्थायी बना दिया। और जो आप देखते हैं सिखों में लंगर व्यवस्था आज भी प्रचलित है। जगह जगह आपको लंगर व्यवस्था देखने को मिल जाएगी सिखों में। तो चलाई और पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किया सबसे ज्यादा। तो लंगर व्यवस्था को, देखो लंगर व्यवस्था चलाई किसने थी? तो गुरु नानक ने। लेकिन यदि पूछ ले कि लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप किसने प्रदान किया, तो गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया था। और इसके साथ साथ अपनी पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार शुरू किया था। अगले जो गुरु बनेंगे वो बनेंगे गुरु अमरदास जी, और 1552 से 74 तक इनका समय काल रहेगा। उसके बाद में देखो इनके समय में क्या हुआ। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हुए। इन्होंने 61 साल की उम्र में गुरु अंगद को अपना गुरु बनाया था। तो 61 साल की उम्र जब इनकी हो चुकी थी तो उस समय ये गुरु अंगद के शिष्य बने थे। और ये लगातार 11 वर्षों तक उनकी सेवा में रहे। उनकी सेवा और समर्पण को देखते हुए गुरु अंगद ने उन्हें अपनी क्या दे दी? गुरु की गद्दी सौंप दी। तो इस प्रकार सिखों के जो तीसरे गुरु बनेंगे वो बनेंगे गुरु अंगद, ओ सॉरी गुरु अमरदास। तो अमरदास की मृत्यु जो होती है वो 1 सितंबर 1574 को हो जाती है। इन्होंने सिख धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। जो सिख धर्म में कुरीतियां थी उनसे मुक्ति करने का प्रयास किसने किया था? तो गुरु अमरदास ने किया था। इन्होंने अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दिया। देखो अंतर जातीय विवाह क्या होता है? अंतर जातीय, इसका मतलब ये है कि अंतर जातीय विवाह में जब एक व्यक्ति मान लो किसी और कास्ट का है, दूसरा व्यक्ति अन्य कास्ट का है, और ये क्या कर लेते हैं? दोनों आपस में विवाह कर लेते हैं, तो इसी को ही क्या कहा जाता है? इंटर कास्ट मैरिज कहा जाता है। अर्थात अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातीय विवाह किया जाता है। जब एक महिला या एक पुरुष जो अलग अलग जाति के हों और वो शादी कर लेते हैं तो उसे अंतर जातीय विवाह कहा जाता है। तो और इन्होंने सती प्रथा का खुलकर विरोध किया था कि सती प्रथा नहीं होनी चाहिए। देखो ये हिंदू धर्म में क्रूरती थी, क्रूरती थी, लेकिन प्रयास तो देखो सभी ने किया। लेकिन वास्तविक प्रयास जो किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। और इसी के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयासों के तहत ही क्या हुआ? 1828 में विलियम बेंटिक के द्वारा एक कानून पारित करवाकर उसको क्या करा दिया? हमेशा के लिए बैन करा दिया भारत से। अगले जो गुरु बनेंगे, चौथे गुरु बनेंगे रामदास। बीबी के पति रामदास
दास सिखों के क्या बने? चौथे गुरु बने। इन्होंने सिखों के धार्मिक आदि ग्रंथ की रचना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सिखों के धार्मिक ग्रंथ या आदि ग्रंथ की रचना जो की थी वो रामदास ने की थी। इसमें इनकी इसमें नानक की प्रेरणा और प्रार्थना प्रार्थना जो की गई है उनको संकलित किया गया है। इसका मतलब आदि ग्रंथ में किसका संकलन है? गुरु नानक की प्रेरणा, प्रार्थना और गीतों का संकलन है। ये आप ध्यान रखेंगे। फिर जो पांचवें शासक बनेंगे ये पांचवें होंगे गुरु अर्जुन देव। और जो गुरु अर्जुन देव बनेंगे तो ये क्या होंगे? गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर जलाशय के मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था। आप अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। और राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण क्या होगा? 1606 ईस्वी में जहांगीर ने इन्हें क्या करवा दिया? फांसी लगवा दी, अर्थात इनको मरवा दिया और इनकी कहानी हो जाती है खत्म। तो जो सिखों के पांचवें गुरु थे, ये ध्यान रखना कि सिखों के पांचवें गुरु को फांसी किसने लगवाई थी? तो मुगल शासक हुआ था जहांगीर। मुगल शासक जहांगीर कब से कब तक का काल था? तो 1605 में मृत्यु हुई अकबर की, 1605 में जहांगीर राजा बना, बादशाह बना, और 1627 में ये क्या हुआ? ये भी चल बस गया। तो इनका जो समय काल है, और जबकि इसने फांसी कब लगवा दी गुरु अर्जुन देव को? 1606 ईस्वी में ही। और जो अगले गुरु बनेंगे, छठे नंबर के गुरु होंगे, वो होंगे हरगोविंद। और सिखों के छठे गुरु हुए हरगोविंद सिंह। इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप प्रदान किया। तो गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता कौन थे? तो अमरदास। उसी तरीके से सैन्य संगठन का रूप सिखों को किसने दिया? तो हरगोविंद सिंह ने। इसका उनका ये कहना था कि अपने जो आपके कर्तव्य हैं, यदि उनका कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जा रहा, तो आपको क्या रहना पड़ेगा? सशक्त रहना पड़ेगा। और सशक्त के साथ साथ क्या दिया इन्होंने? अपने सिखों को क्या कर दिया? सैन्य संगठन में तैयार करना प्रारंभ कर दिया। ये अकाल तख्त अर्थात ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करते हैं। ये दो तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने ही क्या की थी? अमृतसर की किलेबंदी भी की थी। नेक्स्ट, अगले जो सातवें गुरु हुए वो हुए हर्राय। तो सिखों के सातवें गुरु हर्राय हुए। इन्होंने दारा सिखों के आने पर, दारा सिखों इनसे मिलने आया था तो उसको इन्होंने क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। उसके बाद में हरकिशन बनेंगे सिखों के आठवें गुरु। तो सिखों के आठवें गुरु हुए हरकिशन। इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? जल्दी ही हो जाती है चेचक के कारण। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था, वरना क्या होता? औरंगजेब इनको भी फांसी लगवा देता। जब कुछ बातें उसके समझ में आई, जब जाकर क्या हुआ? हरकिशन को बचाव के लिए रखा गया फिर। और जो अगले गुरु बनेंगे नौवें, तो वो बनेंगे गुरु तेग बहादुर। और सिखों के नौवें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान शीशगंज में या गुरुद्वारे के निकट क्या करवा दिया? मरवा दिया। इसका मतलब देखो, दो गुरु की हत्या की गई। एक तो गुरु अर्जुन देव की पांचवें गुरु, किसने हत्या करवाई? किसने फांसी लगवाई? तो जहांगीर ने। उसके बाद में सिखों के नौवें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, उनको मरवा दिया किसने? औरंगजेब ने। तो अब देखो, सोचो, अब आप सोचो कि क्या होगा जब सिखों के सबसे महत्वपूर्ण दो गुरुओं को मारा गया, तो क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सिख और जो आपका मुगल थे, क्या उनके में कभी बनेगी? भी नहीं बनने वाली। अब इन्हीं का ही प्रभाव पड़ेगा इस पर। सिख आक्रमण करेंगे मुगलों पर और मुगल आक्रमण करेंगे किस पर? सिखों पर। लेकिन जैसे ही 3 मार्च 1707 ईस्वी को मृत्यु हो जाएगी औरंगजेब की, उसके बाद में जो मुगल साम्राज्य था, मुगल अपना पतन की ओर प्रारंभ हो जाएगा। तो मुगलों का क्या हो जाएगा? प्रारंभ, पतन। तो यहाँ से सिख भी अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास करेंगे, जबकि जो मुगल थे वो अपने आप को क्या करेंगे? पतन की ओर अग्रसर करेंगे। नेक्स्ट, सिखों के जो 10वें गुरु हुए और अंतिम जो गुरु बने वो बने हरगोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हरगोविंद सिंह हुए। इनका जन्म पटना में हुआ था। कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था। ये अपने आप को सच्चा बादशाह कहते थे। इन्होंने सिखों को 5 ककार रखना अनिवार्य कर दिया। 5 ककार क्या होती है? देखो, केस, सिखों में आप अक्सर देखते हैं कि बाल बड़े हुए मिलेंगे। कंघा, बालों को संवारने के लिए उन्होंने कंघा रखने का रखा है। कृपाण, कृपाण मतलब अपनी रक्षा के लिए चाकू या कृपाण, कृपाण को ही चाकू कहते हैं या तलवार भी कह देते हैं। और कच्छा, कच्छा पहनना अनिवार्य कर दिया तथा इसके साथ साथ कड़ा, हाथ में कड़ा पहनना अनिवार्य बना दिया। तो 5 ककार जो थे वो किसने दिए थे? वो दिए थे गुरु गोविंद सिंह ने। केस, कंघा, कृपाण और केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ये ककार रखने की सलाह दी थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, इनके दो पुत्र हुए फतेह सिंह और जोरावर सिंह।
इसमें भी क्या हुआ, जो सरहिंद का मुगल फौजदार था वजीर खां ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को क्या करा, जिंदा दीवार में चिनवा दिया। तो देखो, एक गम भरा नहीं था गुरु तेग बहादुर का, इसका मतलब ये था कि एक गम भरा नहीं था गुरु अर्जुन देव का। उसके बाद में दूसरा गम इन्होंने क्या दे दिया, गुरु अर्जुन, जो गुरुओं के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनको मरवा दिया मुगलों ने। उसके बाद में क्या हुआ, जो अंतिम गुरु हुए, गुरु ये जो हुए थे आपके अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह, इनके भी दोनों पुत्रों को इन्होंने क्या कर दिया, जिंदा दीवार में चिनवा दिया। तो एक के बाद एक गम कहाँ से मिले, मुगलों की तरफ से किसको मिले, सिखों को। तो युद्ध तो होना तय था। अब युद्ध कौन करेगा, युद्ध करेगा बंदा बहादुर आकर। तो 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। इन्होंने आदि ग्रंथ को धार्मिक रूप प्रदान कर दिया और इनकी हत्या नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखा नामक पठान ने कर दी। तो 10वें जो गुरु थे वो भी अपना चल बसे। तो देखो बंदा बहादुर आता है इसे। इसका जन्म जो हुआ था 1670 ईस्वी में पुछ जिले के राजौली गांव में हुआ था। इसके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास। इसके पिता जो थे वो रामदेव भारद्वाज थे, जो राजपूत थे। इसका उद्देश्य क्या था, पंजाब में सिख राज्य की स्थापित करना, या अर्थात पंजाब में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था। इसलिए इन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। इसने गुरु गोविंद सिंह व गुरु नानक के नाम के सिक्के भी चलवाए थे। तो किस व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक के नाम के सिक्के चलवाए थे, तो वे चलवाए थे लक्ष्मण दास अर्थात बंदा बहादुर ने। इसका मतलब देखो, गुरु गोविंद सिंह कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें गुरु। गुरु नानक कौन हुए, तो गुरु नानक हुए सिखों के पहले गुरु। तो पहले गुरु और अंतिम गुरु के दोनों को ही के ही नाम के सिक्के किसने चलवाए, तो बंदा बहादुर ने चलवाए। फर्रुख सियार के आदेश पर 1716 ईस्वी में क्या हुआ, बंदा बहादुर को गिरफ्तार करवा दिया गया। और जब गिरफ्तार करवाया गया तो उसी में क्या हुआ, इसी गिरफ्तारी के दौरान क्या हो जाती है, बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है। अर्थात 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फर्रुख सियार के आदेश पर मरवा दिया जाता है। अब देखो, शाहदरा एक जगह है पंजाब में, एक कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है, क्योंकि यहाँ पर इस कत्लगढ़ी अर्थात शाहदरा में बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों का कत्ल किया था। इसलिए क्या कहा जाता है, शाहदरा को कत्लगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, पंजाब में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर सिखों का नेता बनकर आता है तथा इसने भारत में प्रथम सिख राज्य की स्थापना की। अर्थात यदि पूछ ले कि भारत में प्रथम सिख राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो बंदा बहादुर को। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिससे क्या कहा गया, मिसल। और इस प्रकार जो मिसल बनी वो कितनी मिसल बनी थी, 12 मिसल बनी थी। और इन्हीं मिसलों में से एक मिसल थी शुक्र चकिया मिसल। और इसी शुक्र चक्रिया मिसल के नेता थे कौन, रणजीत सिंह। इनका रोल रहेगा पूरा। इन्होंने बाद में पंजाब मजबूत पंजाब राज्य की स्थापना की थी। मतलब जो पंजाब बंदा बहादुर छोड़कर गए थे, उसको एक मजबूत राज्य के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो राजा रणजीत सिंह को जाता है। और जो पंजाब 12 मिसलों में बटा हुआ था उनको भी ये एक करने का क्या करते हैं, एक करने का प्रयास करते हैं। तो रणजीत सिंह के बारे में देखते हैं। तो रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में कहाँ हुआ, शुक्र चकिया मिसल में हुआ। अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर ये सभी मिसलों को मिलाकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करते हैं। 1798 में अफगान शासक जमाल शाह था, पंजाब पर आक्रमण करके जब लौट रहा था तो लौटते समय इसकी क्या होती हैं, 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती हैं, क्योंकि पंजाब से निकलती है चिनाब नदी, पंजाब पाकिस्तान में जाती है। रणजीत सिंह ने इन तोपों को निकलवा कर क्या करा, अफगान शासक के पास भिजवा देता है। और इससे क्या होता है कि जो जमाल शाह था वो बड़ा प्रसन्न होता है रणजीत सिंह से, और इसी बात में क्या होता है, रणजीत सिंह को लाहौर का प्रांतीय शासक नियुक्त कर देता है। इसी वजह से, इसी खुशी के कारण इस प्रकार रणजीत सिंह को क्या हो जाता है, लाहौर को क्या बना दिया जाता है। और अब जब रणजीत सिंह को इतना प्रांत दे दिया गया लाहौर का, तो ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ करते हैं यहाँ से। तो इनके शासन का प्रारंभिक दौर जो शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। 1805 में अमृतसर तथा जम्मू कश्मीर पर ये अधिकार कर लेते हैं। इसी समय फ्रांस में नेपोलियन अपने चरमोत्कर्ष पर था, और फ्रांस और एवं रूस की मित्रता होने से उत्तर पश्चिम की सीमा जो थी वो असुरक्षित थी। इसी बात को लेकर अंग्रेज बड़े परेशान थे। और जब अंग्रेज परेशान थे तो अंग्रेज क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि रणजीत सिंह से क्यों ना एक संधि कर ली जाए। तो ये जो था, ये जो सतलज नदी के क्षेत्र का जो भाग था
इससे उत्तर का भाग तो किसको मिल जाता है, रणजीत सिंह को। और नीचे का जो भाग था, ये वाला नीचे का भाग, ये मिल जाता है किसको, अंग्रेजों को। तो इस संधि में कुछ हुई हुआ। और जो संधि हुई तो किस नाम से हुई थी, तो अमृतसर की संधि के नाम से हुई थी। इस संधि के द्वारा क्या हुआ, सतलज नदी को सीमा मान लिया गया। तो ये जो सतलज नदी थी इसको सीमा मान लिया गया। और सतलज नदी के जो उत्तर का भाग था, जो आक्रमण होता है स्थल मार्ग से, तो इधर से ही होता आक्रमण भारत की तरफ से। और ज्यादातर स्थल मार्ग से जो आक्रमण हुए हैं वो इधर से ही हो रहे हैं। तो इधर से होता, रसिया का चाहे चाहे फ्रांस का होता, चाहे वो नेपोलियन का आक्रमण होता। तो ये क्या करते हैं, अंग्रेज जो थे वो अपने राज्य को लेकर क्या करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। इसी वजह से ये क्या करते हैं, अमृतसर की संधि करते हैं। राजा रणजीत सिंह थे। तो ये क्या करते हैं, तो ये जो क्षेत्राधिकार था ये रणजीत सिंह के पास में था, पूरा क्षेत्राधिकार। तो ये अपनी सीमा का निर्धारण कर देते हैं सतलज नदी को मानकर कि जी अब सतलज नदी के उत्तर में तुम रहना और सतलज नदी के दक्षिण में अंग्रेज रहेंगे। तो सतलज नदी के पूर्व का भाग अंग्रेजों को पता था, पश्चिम का भाग किसे मिल गया, रणजीत सिंह को मिल जाता है। 1814 ईस्वी में अफगान शासक शाहजहां ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। क्योंकि जो पहले कोहिनूर हीरा अफगान चला गया था, तो वो क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, एक बार फिर से भेंट किया गया कोहिनूर हीरा। और 1839 में क्या होता है, आते आते रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु। अब क्या होगा, रणजीत सिंह के बाद क्या होगा, पंजाब की स्थिति कैसी होगी वो देख लेते हैं जरा। वो रणजीत सिंह के बाद पंजाब की स्थिति कोई खासा नहीं रहने वाली। क्योंकि रणजीत सिंह जब तक रहे, जब तक अंग्रेजों ने आक्रमण नहीं किया। लेकिन जैसे ही रणजीत सिंह की मृत्यु होगी, तो अंग्रेजों के क्या हो जाएंगे, कान खड़े हो जाएंगे। और क्या करेंगे, बार बार आक्रमण करने का प्रयास करेंगे। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा। लेकिन ये एक अयोग्य एवं मूर्ख व्यक्ति था पूरी तरीके से। इसके समय में सिक्के क्या हुए, दो गुटों में बट गए, संघवालिया और दोगली सरदार। जब जब कोई भी साम्राज्य है, यदि विभाजन की तरफ बढ़ेगा तो वो क्या होगा, विभाजन के साथ साथ वो अपने पतन की तरफ भी अग्रसित होगा। ये भी ध्यान रखना हम लोग। तो गुटबंदी यहाँ पर क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो खड़ग सिंह की मृत्यु के बाद अगला जो शासक बना वो ननिहाल सिंह बना। और ये गद्दी पर बैठा था। कुछ दिनों के बाद इसकी भी क्या होती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है। जिसमें पंजाब में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है। साथ ही सिख सेनाओं का हस्तक्षेप भी पंजाब की राजनीति में बढ़ता जा रहा था। नेक्स्ट है, सिख सेनाओं को पैसा न मिलने के कारण वे असंतुष्ट थे। मतलब सिख सैनिक जो थे, जो सिखों की सेना में भर्ती थे, उनको परमानेंट वेतन नहीं दिया जा रहा था। जब वेतन नहीं मिल रहा था तो वे भी असंतुष्ट थे इसी बात को लेकर। तो ननिहाल सिंह की मृत्यु के बाद शेर सिंह अगला शासक बनता है। परंतु संघवालिया सरदारों के द्वारा इसकी भी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में अवयस्क पुत्र था दिलीप सिंह, और इसी दिलीप सिंह की संरक्षिका बनती है रानी जिंद। रानी जिंद जो संरक्षिका नियुक्त हुई थी वो किसकी हुई थी, तो वो दिलीप सिंह की नियुक्त हुई थी। यह पंजाब का अंतिम राजा था। हीरा सिंह डोगरा को वजीर बनाया गया इसमें, इसके समय में, दिलीप सिंह के समय में। इस प्रकार आपसी गुटबंदी, हत्याएं, सेना का राजनीति में हस्तक्षेप इत्यादि से पंजाब राज्य क्या हो गया, अब बहुत ही कमजोर हो चुका था, टूट चुका था पूरी तरीके से। अब क्या था, टूटे हुए को यदि तोड़ना है तो एक ही बार करने की जरूरत पड़ेगी। तो वही काम किसने करा, वो काम करा अंग्रेजों ने। और इस बीच में क्या होता है, बिखरे हुए सिख साम्राज्य को या पंजाब को समेटने का काम करेंगे अब कौन, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध या अंग्रेज। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होगा वो होगा सिखों के बीच और अंग्रेजों के बीच, 1845 से 1846 के बीच में होगा। इसमें क्या होगा, रानी जिंद अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए क्या करती है, अपने प्रेमी, इसका एक प्रेमी था तथा वजीर लाल सिंह से क्या करती है, सहायता से सरदारों को कमजोर करने के प्रयास करती है। जो सिख सरदार दो भागों में बटे हुए थे उनको कमजोर करने का प्रयास करती है। तो सेना का पंजाब की राजनीति में बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए वह जानबूझकर अंग्रेजों से लड़ा देती है। तो ये क्या थी, जो रानी जिंद की सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी। रानी जिंद की सबसे बड़ी भूल साबित होती है। पंजाबी सेना सतलज नदी को पार कर जाती है। रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य अमृतसर की संधि का उल्लंघन हो जाता है। इसका मतलब क्या था, देखो अंग्रेज तो चाह ही रहे थे कि हम अमृतसर की संधि का उल्लंघन करें, लेकिन उन्हें वो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे। क्योंकि यदि वो डायरेक्ट उल्लंघन करते तो आरोप उन पर लगता। इसी वजह से क्या था कि वो एक मौके की तलाश में थे कि जरा सा भी संधि का यदि उल्लंघन हुआ तो वो तुरंत ही आक्रमण कर देंगे। और यहाँ पर जो गवर्नर था उस टाइम वो था लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका मतलब जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1845 से 1846 के बीच में वो लॉर्ड हॉर्डिंग से वो बनता है गवर्नर। और सिखों के खिलाफ युद्ध की क्या कर देता है, घोषणा कर देता है। इसका ये मानना था कि अमृतसर की संधि का उल्लंघन हुआ, इसी वजह से इसने क्या कर दिया, सिखों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिया।
अंग्रेज एवं सिख के मध्य में 4 लड़ाइयां लड़ी गईं जो अनिर्णायक रहीं। शुरू में जो 4 लड़ाइयां लड़ी गईं उनका कोई निर्णय नहीं निकल कर आया। पहली लड़ाई हुई थी मुदुक्कु की लड़ाई, फिर हुई थी फिरोजपुर की लड़ाई, फिर हुई थी बड़ौदवल की लड़ाई और फिर चौथी हुई थी अलीबन की लड़ाई। इसमें ये जो चारों लड़ाइयां रहीं अनिर्णायक थीं। अनिर्णायक अर्थात इनका कोई निर्णय नहीं हुआ, ना ही सिखों के पक्ष में हुआ, ना ही अंग्रेजों के पक्ष में हुआ। तो फरवरी 1846 में सावराव के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या कर दिया, सिखों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया। जो सावराव का युद्ध हुआ 1840 में, अंग्रेजों ने सिखों को अंतिम रूप से पराजित किया और युद्ध के अंत में क्या हुई, लाहौर की संधि हुई। मतलब युद्ध का जो प्रथम आंगल सिख युद्ध था वो किस संधि पर समाप्त हुआ, तो वो समाप्त हुआ लाहौर की संधि पर। और सिख जो हारे, किस युद्ध में हारे, तो सावराव के युद्ध में पूर्णतः सिख हार जाते हैं अंग्रेजों से, अर्थात 1846 में सिख पूरी तरीके से हार गए। तो इस संधि के द्वारा आप देखो क्या क्या हुआ। इस संधि के द्वारा कि पंजाब का बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों ने करोड़ों रुपए की धनराशि किससे वसूली, सिखों से वसूली। सिख सेना को सीमित कर दिया गया कि इससे ज्यादा आप सिख सेना नहीं रख सकते। रानी जिंद को संरक्षिका तथा दिलीप सिंह को राजा स्वीकार कर लिया गया। देखो यदि ये राजा स्वीकार ना करते तो जनता में क्या था, जनता में आक्रोश था। यदि किसी का जनता को ही क्या कर दिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा, तो जनता में आक्रोश की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसी वजह से स्वयं राजा कभी नहीं बने, जो राजा था वही चलता रहा। लेकिन जो कर की वसूली करी, जो राजा के पीछे कहानी चली, वो सब इन्होंने चलाई। आगे हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में ब्रिटिश रेजिडेंस लाहौर के क्या हुए, लाहौर के एक ब्रिटिश रेजिडेंस नियुक्त हुए। उसके बाद में सिख कश्मीर के मामले में लाहौर संधि से संतुष्ट नहीं थे। जो लाहौर की संधि हुई थी उसमें जो भी कहानी बनी उसमें उसको लेकर, देखो संधि उस समय तो इन्होंने कर ली क्योंकि सिख हार चुके थे, लेकिन वो गुटबंदी करना शुरू कर देते हैं। और गुटबंदी के साथ साथ क्या थे कि वो जो लाहौर की संधि हुई थी अंग्रेजों से, उससे भी किसी भी प्रकार से खुश नहीं थे। अतः उन्होंने विद्रोह कर दिया। परिणाम स्वरूप 18 दिसंबर 1846 को भैरववाली की संधि होती है, जिसके द्वारा रानी जिंद को संरक्षिका के पद से क्या होता है, हटा दिया जाता है। तो भैरववाली की संधि में क्या हुआ, भैरववाली की संधि में रानी जिंद जो दिलीप सिंह की संरक्षिका बनी हुई थी, उनको उस पद से हटा दिया जाता है। अब क्या होगा देखो, तो इसी बीच में क्या हो जाएगा, अब द्वितीय आंगल विश्व युद्ध की जो द्वितीय आंगल सिख युद्ध है उसकी पृष्ठभूमि रख जाएगी। तो 1848 से और 1849 के बीच में चलेगा। ये युद्ध निम्न कारणों से हुआ। एक तो मुल्तान के गवर्नर मूलराज ने विद्रोह कर दिया, इस वजह से हुआ। लाहौर और भैरववाली की अपमानजनक संधि सिख के कारण भी हुआ, क्योंकि सिख जो थे वो लाहौर की संधि को सही नहीं मान रहे थे। इस समय गवर्नर जनरल आ जाता है डलहौजी, तो डलहौजी का शासनकाल आ गया, जो पंजाब का पूर्ण विलय करने के लिए एक बहाना खोज रहा था, और उसे बहाना मिल गया, मूलराज का विद्रोह, लाहौर की संधि का अपमान। अतः उसने सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी क्रम में वे रामनगर चिनियावाला का युद्ध लड़ते हैं। तो रामनगर चिनियावाला का युद्ध फिर से किसके बीच हुआ, सिखों और अंग्रेजों के बीच हुआ। अर्थात अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा, तो अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। तथा अंतिम युद्ध गुजरात नामक स्थान पर होता है, और जहां पर सिख निर्णायक रूप से पराजित कर दिए जाते हैं। और 1849 में ही पंजाब का जो विलय हो जाता है पूर्णतः अंग्रेजी साम्राज्य में हो जाता है। तो देखो ये थी पंजाब की कहानी। पंजाब कैसे आगे बढ़ा, कैसे आगे निकल कर आया, तो ये हमने सब कुछ देखा यहाँ पर। तो इस प्रकार हमारे पंजाब की कहानी जो थी वो पूरी हो जाती है। तो इसको आपको इतना ही ध्यान रखना है, 10 गुरु याद रखने हैं, क्रम भी याद रखना है, एक दो पॉइंट उनका जो मेन मेन काम करे हैं वो याद रखने हैं। उसके साथ साथ बंदा बहादुर को याद रखना है आपको। बंदा बहादुर के बाद में किसको याद रखना है, रणजीत सिंह को आपको याद रखना है। रणजीत सिंह के बारे में ध्यान रखना है कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई, लाहौर की संधि किस किस के बीच हुई, भैरववाल का युद्ध किस किस के बीच हुआ। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। और प्रथम आंगल मैसो मराठा युद्ध और सिख युद्ध, और द्वितीय आंगल सिख युद्ध कब कब हुई, तो प्रथम आंगल 1846 से चला वो 1800 कब तक, 47 तक। और उसके बाद में 1846 में स्टार्ट हुआ। फिर जो दूसरा आंगल सिख युद्ध हुआ वो 1848 में प्रारंभ हो गया। तो ये दोनों ही युद्ध में क्या होते हैं, अंग्रेज सिख जो थे वो पराजित हो गए, जबकि जो द्वितीय आंगल सिख युद्ध था उसमें अंतिम रूप से पराजित कर दिए जाते हैं डलहौजी के द्वारा। अब संधि की तो कोई बात ही नहीं बनती, क्यों, क्योंकि ये पूर्णतः हार चुके थे सब कुछ। जब ये पूर्णतः हार गए तो सब कुछ बचा ही नहीं। तो इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर था वो समाप्त हो जाता है, पंजाब। उसके बाद में यदि आपको लगता है कि लेक्चर अच्छा है, इसकी पीडीएफ रिवीजन के लिए होनी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। यदि आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक भी दिया हुआ है।
तो दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। और यदि आपको हिस्ट्री की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, आप मुझे मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ-साथ यदि आपको हिस्ट्री की हार्ड कॉपी के रूप में नोट्स चाहिए, तो आपको क्या होगा कि आपके वो 8 से लेकर 10 दिन के बीच में आपके अपने एड्रेस पर पहुँचा दी जाएगी। ठीक। तो यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, धन्यवाद।